नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी और चौथी दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती और आप मुझे देख रहे हैं लाउडली योर्स प्रोग्राम में। इसमें मैं कोशिश करता हूं कि ज्वलंत विषय उठा सकूं, वो विषय जो आपके दिमाग को शायद सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करें। अब अजीब संयोग है कि आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं, अभी 7:45 पर मेरे पास एक फोन आया और 7:50 पे मैंने उनसे कहा कि 8 बजे मैं लाइव करने जा रहा हूं, मैं उसके बाद फोन करता हूं। मेरे पास मेरे एक परिचित का फोन आया। उनका घर का नाम गुड्डू है और संयोग की बात है कि उन्होंने जैसे ही आधे मिनट की भूमिका बांधी, मैंने एक दूसरा फोन मेरे पास पड़ा था, मैंने उसको रख करके उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। आप जानते हैं वो गुड्डू मुझे क्या कह रहे थे? कह रहे थे आप जल्दी से आइए, वो कानपुर के पास मैनपुरी के पास रहने वाले हैं। उनका कि आप जल्दी आइए, मुझे आपसे बहुत बातचीत करनी है। मैंने पूछा क्या बात ऐसी हो गई? अभी मैं बहुत स्वस्थ नहीं हूँ और कोरोना काल में डॉक्टर्स मना करते हैं कहीं भी निकलने के लिए। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि आते आते आप इतनी देर कर दें कि आप मुझे पाए ही नहीं। अब मैं चौंक गया। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, बालिग हैं, पर कुछ ऐसी स्थिति है कि मैं सोचता हूं कि मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊं। मैंने सवाल पूछा क्यों क्यों ऐसा सोचते हो? कहने लगे आप जब आएंगे सामने तब बताऊंगा, पर देर मत कीजिए। और इसी विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 महीने 4 महीने के भीतर लोग इस दुनिया से जाने का आसानी से फैसला कर लेते हैं, कुछ मजबूरी में करते हैं, कुछ आसानी से करते हैं। आसानी वाले हिस्से पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं मजबूरी वाले हिस्से पे आता हूं। इस लॉकडाउन के पीरियड ने या कोरोना ने इतनी आर्थिक हालत लोगों की बिगाड़ दी है कि लोग इससे बचने का एक साधारण उपाय तलाशते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना, अपनी जान दे देना। ये बात है कि आत्महत्या कोई नई बात नहीं है। कोरोना से पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे, कोरोना से पहले नौजवान जो बेरोजगार हैं वो आत्महत्या कर रहे थे, और पहले किसान ज्यादा आत्महत्या करते थे जिनकी खबरें हमारे पास आती थी, पर अब उनकी ज्यादा खबरें आती हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता खुलेगा। आप जानते हैं 20 से 40 साल तक के नौजवान या उम्र के लोग सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। 20 से 40 साल, उसे आप 42 या 45 भी कह सकते हैं, लेकिन निचला हिस्सा 18 से 20 साल का है। ये लोग ज्यादा अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। इन्हें नहीं कोई रास्ता दिखाई देता नौकरी का, जीविका का, जो पढ़ा है अपने माँ बाप की आशाओं को पूरा करने का, वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। और जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, वो आंकड़ा ये बताता है कि इतना ज्यादा डर लोगों के मन के अंदर इस कोरोना नाम की बीमारी का बैठ गया है कि बहुत सारे लोग तो ये जान के कि उनको बुखार आ रहा है और कहीं उन्हें कोरोना न हो जाए, वो उसी आतंक में, उसी डर में अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़ों की मेरे पास कमी नहीं है। आज मेरे ऑफिस में जो हमें मदद करते हैं लोग रिसर्च में, उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी कि इतने प्रतिशत लोगों ने आत्महत्या इन कारणों से की, इतने प्रतिशत लोगों ने आत्महत्या इन कारणों से, इतने प्रतिशत लोगों ने इन्होंने आत्महत्या इन कारणों से की। सारा लिख के उन्होंने दिया, तो मुझे लगा कि मैं ये आंकड़े बोल के क्या करूंगा। कल दिल्ली में 2
सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली। चांदनी चौक में उनकी सोने जेवर की दुकान थी, इसका मतलब अच्छे खासे घर के होंगे। लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए प्राइवेट जो लेंडर्स होते हैं, जो उधार देते हैं पैसा, उनसे उन्होंने उधार पैसा लिया और वो पैसा चुका नहीं पाए क्योंकि बिजनेस उनका चला नहीं। अब वो जो प्राइवेट ब्याज पे पैसा देने वाले लोग थे, उन्होंने शायद 15 या 16% पे पैसा दिया था, वो दुकान पे आकर के उन दोनों भाइयों के साथ मारपीट करने लगे कि हमारा पैसा दो। और एक दिन तो एक आदमी फिनाइल की बोतल ले आया कि अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो हमें ये फिनाइल की बोतल हम तुमको दिए जा रहे हैं, इसको पी के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लो, हम मानेंगे हमारा पैसा हमें मिल गया। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? दोनों भाइयों ने, 3 भाई थे, बड़ा भाई बच गया, ये दोनों भाई जो सोने चांदी की दुकान चलाते थे, उसका व्यापार करते थे, इन दोनों ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उनकी लाशों को लेने के लिए उनका बड़ा भाई जिंदा था। जिन्होंने पैसे के लिए इनके ऊपर इतना दबाव डाला, जो उधार पैसा दिया था 15% ब्याज के ऊपर, उनका पैसा डूब गया। उन्हें कोई चिंता नहीं है, एक आदमी दुनिया से चला गया, उन्हें कोई चिंता नहीं। और इस तरीके से इसी तरीके से किसान भी आत्महत्या करता है, इसी तरीके से बेरोजगार भी आत्महत्या करता है। हर एक के रोजगार के रास्ते बंद हो चुके हैं, और जिसने उधार पैसा लेकर के लगाया है अपने व्यापार में, वो तो बिल्कुल अपने को अनाथ पा रहा है। और आप समझिए कि हिंदुस्तान में साधारण आदमियों की एक बड़ी मानसिक दुर्बलता है। उन्हें लगता है कि अगर समाज में ये बात आ गई कि हमने इससे इतना पैसा उधार लिया है तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, इज्जत खत्म ना हो इसके लिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जब वो आत्महत्या कर रहे हैं तो बाद में उसका कारण भी सामने आएगा। और इन दोनों भाइयों ने कि कर्ज का कारण सामने ना आए, इन्होंने कोई कारण अपनी आत्महत्या के आखिरी नोट में नहीं लिखा, हम व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या कर। ये मैं सवाल आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं कि आज जब मेरे पास शाम को फोन आया कि इतनी देर न हो जाए कि आप आए और हम ही आपको न मिले, तब मेरा माथा ठनका। वो जिन जिन से बात करना चाह रहे थे, मैंने उन सबको एक को फोन किया, तब तक आपके सामने लाइव आ गया। अब इसके बाद मैं खत्म होते ही दूसरे लोगों को फोन करूंगा कि उनके पास जाकर के उन्हें मानसिक सांत्वना दें कि वो आखिर सोच ऐसा क्यों रहे। हो सकता है घर की परेशानियां हो सकता है घर में पिता, भाई, बहन, पत्नी, बेटा, बहू, कोई भी तकलीफ दे रहे हो, पर क्या उसका उत्तर ये है कि सीधे अपनी जान दे देना? और जान देने से क्या वो समस्या खत्म हो जाएगी? आपके पीछे जो लोग रह जाएंगे, आपके माता पिता बूढ़े, वो आपकी लाश कैसे देखेंगे? आपके बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे, वो कैसे जिएंगे सिवाय भीख मांगने के या कुछ ऐसा काम करने के लिए जो अनैतिक हो, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पर पता नहीं ये दौर कैसा चल रहा है। ये बड़ा ही बेबसी का, बेचारगी का और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का दौर है, जिसमें आदमी बड़ी आसानी से सोच लेता है कि हम अपनी जान दे दें, हम न जिंदा रहें। वो बजाय समस्याओं का सामना करने के, घर वालों से बात करके वो वहां से निकल के कहीं और काम करने जा सकता है। लेकिन घर वालों की भी एक परेशानी है, जब तक आदमी जिंदा है तब तक वो उसके ऊपर इतना दबाव डालेंगे, और वो दबाव अपने मनोविज्ञान के हिसाब से, अपनी योजना के हिसाब से होगा कि ये जो आदमी जीवित है, जिसको हम राय दे रहे हैं, ये उसी तरीके से काम करे जैसे हम चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके बेटे हो सकते हैं, आपके भतीजे हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो आपसे आपकी जिंदगी अपने दिमाग के हिसाब से चलाना चाहें और आपकी कोई भी योजना उन्हें मूर्खता भरी लगे। और ऐसे समय आदमी के सामने एक डेड एंड आता है, और वो डेड एंड उसे अपना जीवन समाप्त करने की, बल्कि उस
नतीजे पर पहुंचने में मदद करता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये लोग बहुत, इन लोगों ने झंझट कर लिया, हमें परेशान कर लिया, अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। जो बात हुई कल दिल्ली में चांदनी चौक के दो ज्वेलर्स भाइयों के पास, सोने चांदी का बिजनेस, क्या हर बिजनेस ठप है, कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है। सरकार इनके बारे में सोच नहीं रही है। सरकार क्या सोचेगी? सरकार तो इस समय, अगर सरकार मुझे, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, सरकार अगर चाहे तो भी नहीं सोच सकती, क्योंकि सरकार इस समय सरकारी संपत्तियां बेचने में लगी हुई है। वो इस चीज में लगी है कि रेलवे कैसे बिके, हवाई जहाज कैसे बिके, हमारी नॉर्थ में कंपनियां कैसे बिके, कौन सी चीज हमारी बिक जाए कि उनके खजाने में पैसा आ जाए। इसका मतलब यह है कि कहीं बहुत बड़ा आर्थिक संकट हमारे पास ऊपर है। इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर विदेशी कर्जा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो चलते चलते ठप हो गई हैं। और इसका मतलब यह है कि इस सरकार के पास आर्थिक नीतियों को सुधारने वाले लोग नहीं हैं, या सही आर्थिक सलाह देने वाले लोग नहीं हैं। इसका सीधा मतलब ये निकलता है। और ये मतलब ये बताता है कि हम एक बहुत बड़े भयानक खतरे की तरफ जा रहे हैं। वो खतरा क्या है? हमारे देश में लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े होने का। लोकतंत्र रहेगा या जाएगा? और ऊपर से कुछ नेता ऐसे हैं जो विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं कि सितंबर के लास्ट में अमेरिका और ईरान का युद्ध हो सकता है। और सितंबर के लास्ट में ही एक तरफ अमेरिका ईरान का युद्ध होगा, और उसी समय भारत की सरकार को यह सलाह दी जा रही है कुछ विदेशी शक्तियों के द्वारा कि उसी समय आप चीन के साथ अपना फैसला कर लीजिए। चीन ने जितनी आपकी जमीन दबाई है उसे आप छुड़ा सकते हैं। मैं नहीं जानता, हो सकता है इसमें कोई दम ना हो, लेकिन हमारे सीडीएस, चीफ ऑफ द आर्मी डिफेंस स्टाफ, जनरल रावत, उन्होंने जो कहा कि अगर सरकार राजनीतिक कूटनीतिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो सैनिक नतीजे से हम इसका हल निकालेंगे। ये सेंटेंस जनरल रावत का कहना अगर मजाक है तो फिर उन्हें सीरियस नहीं रहना चाहिए, और अगर वो गंभीर है तो देश एक ऐसे खतरे के मुहाने पर है जिस मुहाने पर हम सबको नई आर्थिक नीति के बारे में या अपनी जीविका के बारे में नए सिरे से सोचना चाहिए। और ऐसे समय लॉ एंड ऑर्डर एक खतरनाक स्टेज पे पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय ही वो सारी ताकतें अपने को शक्ति संपन्न मानती हैं, अजेय मानने लगती हैं। जो ताकतें देश विरोधी होती हैं, जो ताकतें समाज विरोधी होती हैं, जो ताकतें समाज को एक तरीके से अपने अपने लूट का रास्ता बनाना चाहती हैं, साधन बनाना चाहती हैं। मेरा ख्याल है, मैं आपको इस बात में कोई गुरेज नहीं होगा, इसको मानने में कोई ऐतराज नहीं होगा कि अगर शांति नहीं होगी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है भारत में। हम भले ही कितना चिल्लाएं, लेकिन हमारे आंकड़े, विश्व की रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े बता रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से किसी जाल में फंसते जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि सरकार अगर चाहे तो देश के जितने अर्थशास्त्री हैं उन लोगों के साथ एक बार बात करें, खुल के बात करें, जो बाहर हमारे लोग हैं उनसे बात करें कि हम इस स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। अगर हम इस स्थिति से नहीं निपट सकते हैं तो भी हमें देश के लोगों को बताना चाहिए कि हम इस स्थिति से नहीं निपट सकते हैं। आप अपनी इंडिविजुअल प्लानिंग कीजिए, व्यक्तिगत प्लानिंग कीजिए कि कैसे हम इस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था में अपनी जिंदगी चलाएं, और हम वो खुद और उसके परिवार का कोई आदमी कम से कम आत्महत्या न करे, जीवन को समाप्त न करे। हम दिल्ली में देख रहे हैं, खबरें कम आ रही हैं
लेकिन दिल्ली हो या दूसरे प्रदेश हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि लूट थोड़ी ज्यादा हो गई है, छीना झपटी थोड़ी ज्यादा हो गई है, हत्याएं थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, और इन सारी स्थिति का मुकाबला हमारी पुलिस नहीं कर पा रही। हमारे टेलीविजन चैनल्स जिन्हें इस विषय के ऊपर बात करनी चाहिए, वो सारे टेलीविजन चैनल इस समय सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या के केस में लगे हुए हैं, और इस समय एक हिंसक वृत्ति टेलीविजन चैनलों ने भारतीय समाज में पैदा कर दी है। वो देखना चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई गिरफ्तार करे और उसके बाद भीड़ के हवाले कर दे, भीड़ उसे पेड़ से बांधे और पत्थरों से संसार कर दे, मार दे उसको। ये हिंसक वृत्ति इस देश के लोगों में टेलीविजन चैनलों ने पैदा कर दी, विकसित कर दी। और आखिर में मैं आपसे बताऊं कि ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि टेलीविजन चैनल्स के जितने प्रोग्राम्स हैं, न्यूज चैनल्स के, वो सब मौखरी के रूप में सामने आ रहे हैं। वो एक मनोरंजन के रूप में सामने आ रहे हैं, सोप ओपेरा की एक अगली कड़ी के रूप में सामने आ रहे हैं। और इसकी सीमा तब हो गई जब एक टेलीविजन चैनल दूसरे टेलीविजन चैनल का नाम लेकर के उसे गालियां दे रहा है, और ये देश में एक नया शास्त्र लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिसके ऊपर हमने आरोप लगा दिया, नेशन वांट्स टू नो, देश जानना चाहता है कि हमने जो कह दिया उसका विरोध कौन करता है। उसका अगर आप विरोध करते हैं तो तालिबानियों की तरह हम उसका मुकाबला करेंगे, उसको सजाए मौत देंगे। ये उनके कहने के पीछे आशय है। और टेलीविजन चैनल दूसरे अपने प्रतिद्वंदी न्यूज चैनल का नाम लेकर के उस तक ने ये हिम्मत कैसे कर दी कि किसी को मंच दे दिया। जैसे आप अपने चैनल का फैसला करते हैं कंटेंट का, वैसे दूसरे चैनल भी करते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को गाली दे करके लोगों को ये बता रहे हैं कि आप दोनों कितने खोखले हैं, आप दोनों कितने पत्रकारिता से दूर हैं, आप दोनों कितने इस समाज के दुश्मन हैं, आप दोनों कितने लोकतंत्र के दुश्मन हैं। जी, ये मैं कह रहा हूं, और मैं खुलेआम इन्हें चुनौती भी दे रहा हूं, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें बहस करने की या बात करने की हिम्मत हो। दे आर ब्लडी नॉनसेंस। हमारे यहां पर एक चैनल के बरसों तक चीफ रहे कमर वहीद नकवी आए थे, उन्होंने लगभग वही बात कही जो मैं आपसे कह रहा हूं। हम उस जगह पहुंच गए कि एक दूसरे को गाली देने लगे, एक दूसरे की नाक में उंगली और कान में लकड़ी करने लगे, दूसरे को अंधा बनाने की कोशिश करने लगे। ये तब होता है जब हम सच्चाई से दूर होते हैं, ये तब होता है जब हम सच्चाई की जगह अपनी बात ही सही है, जिसे मैं फिर बार बार कहता हूं, ये तानाशाही रवैया है, ये हिटलरी रवैया है, ये तालिबानी रवैया है। इस रवैये के ऊपर जो लोग चलते हैं वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। जितने स्टार जर्नलिस्ट, स्टार एडिटर हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो हम दिन में 12 बजे से 1 बजे तक दिखाते हैं, एक ने भी इस लाइन की आज तक तारीफ नहीं की। तो जिन्होंने पत्रकारिता को सजाया संवारा, जिन्होंने पत्रकारिता को इस मुकाम तक पहुंचाया, जिसे साख वाली पत्रकारिता बनाया, वो सब गलत। और ये जो नए झुंझुना लेकर के छुट भइये सामने आ रहे हैं, वो सही। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसका फैसला आपको करना है। आप चाहें गाली दे करके मुझे चुप करा दें कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं एक ऐसे चैनल के ऊपर सवाल उठा रहा हूं जो कह रहा है कि देश जानना चाहता है, और मैं जो कह रहा हूं मेरे साथ देश। मोदी जी ने भी आज तक युद्ध के अलावा कभी नहीं कहा कि देश मेरे साथ है, और ये चैनल का एडिटर कह रहा है कि देश मेरे साथ है। किसने बता दिया भैया देश तेरे साथ है? तूने कोई सर्वे किया? ये टीआरपी कैसे आती है, हम जनता को बताएं कि टीआरपी कैसे खरीदी जाती है? मिस्टर जी, टीआरपी का क्या खेल है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा
डीडी न्यूज और दूरदर्शन देखा जाता है, आप नहीं देखे जाते हैं। आप तो टीआरपी खरीदते हैं। टीआरपी का खेल बड़ा कमाल का खेल है, पैसे वालों का खेल है। वो चाहते हैं उनका प्रोडक्ट बिके, वो नहीं चाहते हैं इस देश के 70% कैसे जीते हैं। उनके लिए तो वो 30%, 20 से 30% की संख्या जो उनका सामान खरीदती है, वही उनके लिए देश है। इसीलिए वो कहते हैं कि देश ये चाहता है। देश 70% इनके लिए नहीं है, 20 से 30% के बीच की जनसंख्या इनके लिए देश है। दे आर ब्लडी, एंटी नेशनल, एंटी डेमोक्रेसी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये सब लोकतांत्रिक विरोधी शक्तियां हैं जो इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, बहुमत के नाम पर अपना राक्षसी चेहरा दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा विषय आज ये नहीं है। मेरा विषय है कि आप उनको संभालने की कोशिश की जो इन सारे दबावों, जो आर्थिक दबावों, जो लॉकडाउन में बंद हुए रोजगारों के दबाव की वजह से आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें बचाइए, नौजवानों को बचाइए। 20 से 40 साल तक की उम्र के जो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं उनके ऊपर निगाह रखिए और उन्हें इस आत्महत्या की प्रवृत्ति से दूर लाने में जितनी कोशिश करेंगे उतना ही आप इस देश का भला करेंगे। लाउडली योर्स में मैं संतोष भारती आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।